नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और आज मैं बीएससी पार्ट 3 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बीएससी पार्ट 3 की ये पहली क्लास है, ठीक है ना। ये बीएससी पार्ट 3 की पहली क्लास है। कुछ डिटेल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप इस बात को समझिए, आप थर्ड ईयर में हैं और सेकेंड ईयर का पेपर आपने दिया है और किस तरीके से दिया है ईश्वर ही मालिक है। लास्ट टाइम जो बीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ लास्ट टाइम, वो प्रॉपरली जो हुआ 2019 में, क्योंकि 2020 यानी 2020 में कोई एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। और 2021 में जैसे एग्ज़ाम्स हुए वो सबको पता है। वो एक टेम्परेरी पैटर्न है, इसमें तीनों पेपर को ऑब्जेक्टिव किया है। तो फ़िलहाल अभी और कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। तो फ़िलहाल जो भी हम लोग का पैटर्न हमको फॉलो करना है वो हमको 2019 के फॉर्मेट को फॉलो करना है। उस फॉर्मेट में आपके 3 पेपर जैसे होते हैं, आपको पता ही है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तरह इनऑर्गेनिक फर्स्ट पेपर, ऑर्गेनिक सेकेंड पेपर, फिज़िकल थर्ड पेपर। तो इनका जो सिस्टम है वो ये है इनका सिस्टम ये था कि जो पेपर 1 है इनऑर्गेनिक का, वो पेपर ऑब्जेक्टिव, और पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर थर्ड फिज़िकल केमिस्ट्री, ये दोनों पेपर सब्जेक्टिव। तो फ़िलहाल हम लोग के पास में यही मोड है। हम इसी मोड से काम करेंगे कि हम फर्स्ट पेपर को ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे, सेकंड और थर्ड पेपर को सब्जेक्टिव लेके चलेंगे। क्योंकि 2019 के पेपर हैं और 2018 के पेपर हैं। 2019 में भी पेपर 19 में पूरे हुए थे, 2020 में पेपर इक्का दुक्का पेपर हुए थे और बाकी पेपर नहीं हुए थे। तो इसमें आपका जो पेपर 1 है वो ऑब्जेक्टिव पेपर है और मैं आपको पहले जो शुरू करूँगा वो मैं आपका फर्स्ट पेपर ही शुरू करूँगा। जो मैं पेपर आपका लेके चलूँगा वो मैं पेपर फर्स्ट लेके चलूँगा। फर्स्ट पेपर हमारा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो वही मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और जो पेपर आपको तीनों पेपर मालूम है, थर्ड ईयर में सिस्टम चेंज हो जाता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 50-50-50 मार्क्स के 3 पेपर, लेकिन सेकेंड ईयर में जब आप थर्ड ईयर में जब आप पहुँचोगे तो ये 75, 75 और 75, ये तीनों पेपर 75, 75, 75 और प्रैक्टिकल भी 75, ये कुल मिला के 300 का आपका मामला बनता है। अच्छा, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा सिलेबस क्या है? मार्केट में अगर अनसॉल्व पेपर अवेलेबल हो तो ले लेना, क्योंकि इस साल के पेपर का कुछ करना नहीं है हम लोगों को। और पुराना में मिले तो आप ले लेना, है ना। अगर आप कोई रिफ्रेशर लेना चाहते हो ले ही लो, एक रिफ्रेशर। तो 2 रिफ्रेशर हैं, आप दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हो। एक आपकी है अनुसंधान प्रकाशन की, लिख लीजिएगा, अनुसंधान प्रकाशन, एक बुक आपकी उसकी है। और दूसरी जो बुक आप ले सकते हो जो मार्केट में अवेलेबल है वो आपकी बुक है
प्रगति प्रकाशन की, प्रगति प्रकाशन की। आप इसमें से कोई भी बुक ले सकते हो, दोनों बुक ठीक ठाक है। प्लस इजी नोट्स तो आप लोग लेते ही लेते हो बाद में, तो ये आपको लेना, चूँकि इजी नोट्स में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अनसॉल्व पेपर में भी आपको कई ऑब्जेक्टिव पेपर मिल जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर पिछले कुछ साल से ऑब्जेक्टिव चला आ रहा है। ठीक है, तो हमको फर्स्ट पेपर शुरू करना है और ये पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो अब मैं आपको अगले जब फ्रेम में आऊँगा, अभी आ रहा हूँ, तो उसमें आपको मैं लेके चलूँगा, उसमें आपको मैं सिलेबस दिखाऊंगा कि क्या क्या सिलेबस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब देखिए आपके सामने सिलेबस है पेपर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें आपके 4 यूनिट्स हैं। इसके अंदर आपके टोटल 4 यूनिट्स हैं, और आपको जैसा पता है कि सारा का सारा आपको पढ़ना है। यूनिट्स का कोई ख़ास यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पेपर है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें जो आपके क्वेश्चंस आने हैं, जो आपके उसमें क्वेश्चंस आने हैं, तो वो देखिए, जो आपको क्वेश्चंस आएंगे, पेपर आपका 2 घंटे का होगा, 2 आवर का पेपर होगा, और 100 क्वेश्चंस आपके होंगे। पेपर 70 मार्क्स का होगा, तो हर एक क्वेश्चन आपका 0.75 मार्क्स का होगा। हर एक पेपर कितने मार्क्स का होगा? वो आपका 0.75 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन आपका 0.75 मार्क्स का होगा, और इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी, नो माइनस मार्किंग। देखिए भाई, पहली क्लास है तो पहली क्लास तो ऐसी होती है ना, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर देना, अभी दूसरी भी होगी, तीसरी भी होगी, और आगे कंटिन्यू रहेगा, कुछ पता नहीं है। अगर क्लासेस का वही हाल रहा कि वो फिर से बंद हुई, तो मैं यूट्यूब पे क्लासेस करना शुरू कर दूंगा। जो भी मेरी क्लासेस होंगी वो लाइव प्रीमियर मोड पे होंगी। उसका जो टाइम हुआ करेगा वो 9 PM, उसका टाइम हुआ करेगा 9 बजे, 9 PM पे वो क्लास होगी। लाइव प्रीमियर मोड का मतलब ये होता है कि वो मेरी रिकॉर्डेड क्लास होगी, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास जब टेलीकास्ट होगी यूट्यूब पे, तो जैसे आप उसको देख रहे होगे उसको मैं भी देख रहा हूँगा, वेरी मच सिमिलर टू लाइव क्लास। अब उसमें मैं और आप लाइव चैट कर सकते हैं। आप पढ़ने के बीच में कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, मैं भी चूँकि देख रहा हूँ, मुझे वो शो हो रहा है आपका क्वेश्चन, मैं तुरंत का तुरंत आपको वहीं पर आंसर दे दूँगा। जैसे ये वाली क्लास जो आपकी चल रही है, ये भी लाइव प्रीमियर मोड पे है। आपके मन में कोई सवाल हो, आप मुझसे तुरंत अभी पूछो, मैं अभी आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो लाइव है भी, और एक्चुअल में लाइव नहीं है, वो बनाया मैंने वीडियो पहले है। और पहले का मतलब है कि बहुत पहले थोड़ा ना बनाया जाता है, एक आध दिन पहले का रिकॉर्डेड होता है, कभी कभी तो सेम डे का होता है, कभी कभी तो 1 घंटे पहले का रिकॉर्डेड होता है और उसको भेज देते। ठीक है, तो 9 बजे ये क्लास लाइव प्रीमियर मोड में होगी। अब हम लोग अपना ये सिलेबस को देखते हैं। देखिएगा कि ये हमारा पेपर 1 है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट 1। पहला देखिए टॉपिक क्या है हमारा, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। फिर थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो जो ये तुम्हारा ये जो पहला वाला जो टॉपिक है ना, ट्रांजिशन मेटल,
तो ट्रांजिशन का मतलब होता है डी ब्लॉक। तो ऑब्वियस है कि इस पेपर में डी ब्लॉक का बहुत गेम है। तो भैया उसके लिए पीरियोडिक टेबल याद कर लो। अब पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ से पीरियोडिक टेबल का डी ब्लॉक वाला पोर्शन लर्न कर लो। बिना लर्न किए आप मान के चलो 5-6 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। कोई ना तो ये लोग एटॉमिक नंबर देंगे आपको, मोस्टली नहीं देंगे, तो बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है डी ब्लॉक की। तो पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हो। तो ये जो आपको ये देख रहे हो ना ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। बीएससी सेकेंड ईयर में भी और क्लास 12th में भी आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा होगा। लेकिन अब उसका लेवल और आगे बढ़ना है। आगे जब बढ़ोगे आप, देखिए ये थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, थर्मोडायनामिक्स के बेसिस पर और काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स के बेसिस पर ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी वगैरह लेके यहाँ पे डिस्कशन हमको करना होता है। यूनिट 2 पे अगर हम आते हैं तो यूनिट 2 पे हमको मिलता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। एक बार सिलेबस सामने रहेगा तो ठीक रहेगा, एक कॉपी बना लीजिए, उसमें इसको नोट करना शुरू करिए। अगर आप श्यामनगर में आसपास रहते हैं तो बैचेस शुरू होंगे, रिज़ल्ट जैसे ही आपका निकलेगा उसके तुरंत विद इन अ वीक मैं श्यामनगर में बैच शुरू कर दूंगा। तो आप श्यामनगर में रहते हो तो आप तो यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ना शुरू कर दोगे आप, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन भी क्लास मेरी जारी रह सकती है, और फिर कुछ नहीं है तो यूट्यूब पे मेरी क्लासेस आपको इस तरीके की मिलती रहेंगी। ठीक है, आप उससे जुड़े रहिए। और श्यामनगर में है तो जैसे रिज़ल्ट आपका निकले मुझसे आप अप्रोच करिए, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए 9305580948। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद देखो आपका स्पेक्ट्रम से रिलेटेड ये पोर्शन, ये थोड़े टफ पोर्शन है ना। उसके बाद यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 में क्या है? यूनिट 3 में है ऑर्गेनो मेटेलिक। ऑर्गेनो का मतलब कार्बन, मेटेलिक का मतलब मेटल, जिसमें कार्बन की मेटल से बॉन्डिंग हो। एक कंपाउंड आप अच्छे से जानते हो RMgX, जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट आप जानते हो तो वो आपने पढ़ा है। वैसे कंपाउंड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, क्वेश्चन भरे पड़े रहते हैं। तो काफ़ी इसमें से चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव लेवल पे पूछी जाती हैं। फिर ये हमारा है सिलिकॉन्स एंड फॉस्फाजीन्स। तो जैसे अभी तक आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉलीमर्स पढ़े हैं। पॉलीमर्स, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बहुत सारे पढ़े आप लोगों ने पढ़े हैं। तो टेफ्लॉन हो गया आपका, तो बहुत सारे आपने पढ़े। नायलॉन है, नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है। तो जो आपने ये पढ़े वो सारे के सारे ऑर्गेनिक में पढ़े। लेकिन ये जो आप देखते हो सिलिकॉन्स और फॉस्फाजीन्स, ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। जो हमारा ये आपको दिख रहा है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, HSAB, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, HSAB प्रिंसिपल कहलाता है। और ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड है। और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकली इनऑर्गेनिक, जो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बायो का टच है, तो याद करने वाला है। एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के, सोडियम का क्या काम है बॉडी में, पोटेशियम का क्या काम है, कैल्शियम का क्या काम है, वगैरह वगैरह। तो देखिए पहली बात आप ये समझिएगा कि जो आपका सिलेबस का 50% है,
वो बेस्ड है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। किस पे बेस्ड है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 50% से ज़्यादा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी जब ये इससे मैं हटूंगा तो मैं बोर्ड पे आपको मिलूंगा, मार्कर और वाइट बोर्ड, और वहाँ पर मैं आपको इसको पढ़ाना प्रॉपरली शुरू करूँगा। ठीक है, तो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे बेस्ड है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड कौन कौन से चैप्टर हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सारा खेल है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो ये आपको 7वां चैप्टर मिल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे बेस्ड है। 5वां चैप्टर मिल रहा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वो उस पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे बेस्ड है। सिलिकॉन में ऐसा कुछ नहीं है, बायो ऑर्गेनिक में भी कुछ नहीं है, लेकिन टॉपिक 5 और टॉपिक 7 ये आपके उसी पे बेस्ड है। फिर आप देखिए, अगर इसको हम लेके चलें तो ये भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे बेस्ड है। और देखिए, इसमें तो नाम ही लिखा हुआ है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, ये भी इस पे बेस्ड है। अभी तक 4 टॉपिक हो चुके हैं जो उस पे बेस्ड है। फिर चलिए, फिर ये दोनों टॉपिक तो उस पे बेस्ड है ही, मतलब 6 आउट ऑफ 8 जो चैप्टर है वो एक ही टॉपिक पे बेस्ड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सिलेबस आपके सामने है, नोट कर लीजिए आपका यूनिट मतलब चैप्टर कौन कौन से हैं। और अब हम लोग इसके बाद जो अगले फ्रेम में मिलेंगे तो हम लोग वाइट बोर्ड पे मिलेंगे। अभी मैं तुरंत मिल रहा हूँ तो मैं आपको उसमें बताऊँगा। तो देखिए, अब आपके सामने वाइट बोर्ड है और मैंने पहले चैप्टर को लिख दिया है। पहले चैप्टर में आपका सिलेबस मैंने अपने तरीके से शॉर्ट में लिख दिया है। सिलेबस लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। वीबीटी का मतलब होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये जो है आपका बीएससी सेकेंड ईयर में आपके सिलेबस में था, शायद आपने पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसका फुल फॉर्म है वीबीटी, और सीएफटी है क्रिस्टल फील्ड थियरी। So students, remember one point very clearly in your mind, that this syllabus, your first paper, is mainly based on CFT. CFT का बहुत खेल है, 30 to 40% बेस्ड है CFT पे। इस पेपर का बेस है क्रिस्टल फील्ड थियरी। और ऐसा नहीं है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा, 12th में भी पढ़ रखा है। CFT थोड़ा सा और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो मेन डिटेलिंग के साथ होता ही होता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT दो थ्योरी पे हमको तो काम करना ही करना है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये देखिए आपको एक टर्म दिख रहा है स्प्लिटिंग। तो जो थर्ड वाला पॉइंट है स्प्लिटिंग इन, 3 केसेस हैं जो आपको पढ़ने हैं। मेन तो देखिए आपका ऑक्टाहेड्रल है, दूसरा टेट्राहेड्रल और तीसरा है स्क्वायर प्लैनर। ये 3 केसेस में आपको स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ना है। जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स 5 तरह के होते हैं। डी ऑर्बिटल 5 तरीके के कौन कौन से होते हैं? आता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन सबको हम एक साथ लिखते हैं, सबको एक साथ लिखते हैं। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं,
इन सबकी एनर्जी सेम होती है, लेकिन जब सेंट्रल मेटल के कांटेक्ट में लिगेंड आता है तो इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, ये बट जाते हैं, ये एक लेवल में नहीं रहते हैं। तो 3 केसेस में पढ़ने हैं, जिसमें आप मान के चलिए कि जो मेन आपका है वो ऑक्टाहेड्रल है, यानी मोर देन 80% क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और थोड़े केसेस में स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में आपके आएंगे। तो ये स्प्लिटिंग है। उसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वो कारक जो कुछ फैक्टर्स, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे स्पेशली स्टेबिलिटी, स्थायित्व, उसको प्रभावित करते हैं, तो वो फैक्टर्स हमको पढ़ने हैं। तो ये हमारा देखा जाए, और देखा जाए तो इस चैप्टर में चूँकि मेन ये दोनों पोर्शन ये सब CFT से जुड़ा हुआ है, इसलिए दिस चैप्टर इज एक्चुअली बेसिक्स ऑफ BSc थर्ड ईयर। अगर इस चैप्टर पे मजबूती बनाओगे, थर्ड ईयर मुट्ठी में होगा। अच्छे से पेपर तैयार कर लो, 100 में 70 क्वेश्चन गारंटीड है आप सही कर लोगे, अगर सारी चीज़ों को फॉलो करते रहोगे। तो 70 अगर आपने सही कर लिए तो 10-20 तो आपके ऐसे तुक्के से भी 10 सही हो जाएंगे। भैया 80 सही हो गए, और क्या बच्चे की जान लोगे, ठीक है। तो अब मैं आपको, अगर इस पेपर को पढ़ना है तो कुछ थोड़ी इसकी ABCD तो सीख लो, है ना। आप सेकेंड ईयर में कैसी पढ़ाई हुई है मुझे मालूम है, आप भी जानते हो, और मुझसे ज़्यादा अच्छे से आप भी जानते हो। मैं तो जानता ही हूँ, आप भी जानते हो इसको। तो एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा मैं आपको थोड़ा सा इस पूरे पेपर के लिए जो बेसिक्स है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो पहले नंबर पे कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये होते क्या है, तो देखिए नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास श्यामनगर में जब आप क्लास में आओगे तो आप ये मान के चलो कि ये क्लासेस उसी में ऐड हो जाएंगी, लेट हम नहीं होंगे। हम लोग लेट ऑलरेडी हो चुके हैं, जुलाई में बैच शुरू होते हैं और अगस्त हमारा आधे पे पहुंच रहे हैं। हम अभी 15 अगस्त के एकदम नज़दीक आ चुके हैं, मिड अगस्त में पहुंच रहे हैं हम, और 1.5 मंथ निकल गया है और अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और रिज़ल्ट आते आते, क्लास शुरू होते होते सितंबर शुरू हो जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वी हैव ओनली 6 मंथ्स लेफ्ट। 6 महीने बचे हैं, उसके बाद हमारा पेपर हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको। तो देखिए कॉम्प्लेक्सेस, इनको अगर हम डेफिनेशन दें, कंपाउंड लिख देते हैं। कंपाउंड्स हैविंग कॉम्प्लेक्स पार्ट, उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्फीयर का मतलब गोला होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कंपाउंड्स हैविंग कॉम्प्लेक्स पार्ट और कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है या कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। देखिए 2 बातें यहाँ पर जुड़ी हैं, ये तो कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखा हुआ है, दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जरा वैसा टर्म है, जरा टेक्निकल टाइप का। कॉम्प्लेक्स पार्ट इसका सिंपल वर्ड है। तो हम समझते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है भाई।
व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स पार्ट, इसको समझते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है सेंट्रल मेटल। अब चाहो तो इसको आप एटम ले लो, चाहो तो आप इसको आयन ले लो। सेंट्रल मेटल एटम और आयन। दूसरा नंबर पे लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल या फिर साथ में लिगेंड्स, दो चीज़ें होती हैं, सेंट्रल मेटल और लिगेंड कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर। कॉम्प्लेक्स पार्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में, बड़े कोष्ठक में रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, और पहले मेटल लिखते हैं फिर लिगेंड्स लिखते हैं। ठीक है, इस पे कुछ प्लस माइनस n हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, मतलब कुछ नहीं हो सकता है। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स पार्ट हम लिखते हैं। सेंट्रल मेटल ये हो गया, L से लिगेंड हो गया, और जो N आप देख रहे हो यहाँ पर N, ये जो N देख रहे हो ये वाला N, ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल से कितने कॉम्प्लेक्स सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, सेंट्रल मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, वो होता है। ठीक है, तो दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल मेटल और लिगेंड। देखो सेंट्रल मेटल जो है ये मोस्टली होते हैं डी ब्लॉक से। ये कहाँ से होते हैं? डी ब्लॉक से होते हैं, तो इसीलिए डी ब्लॉक याद करना है। सेंट्रल मेटल होते हैं डी ब्लॉक से, और लिगेंड्स तो डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो जिनमें भी ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और इस पेपर में मेनली हमको इन्हीं का खेल खेलना है। तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस किस तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। जैसे आप देखिए K4 Fe6, तो देखिए इसमें ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये है आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट। इसमें ये जो आप Fe देख रहे हो ये है सेंट्रल मेटल। यहाँ पे आयन की फॉर्म में है तो आयन लिख देता हूँ, और ये आपका जो साइनाइड है ये है लिगेंड। ये जो होते हैं सेंट्रल मेटल, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ये एक्सेप्टर होते हैं, ये डोनर होते हैं। सो टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाएं तो लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये हमारे होंगे लुईस एसिड, और ये होंगे लुईस बेस। ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो जैसे ये ब्रैकेट लगा होता है, ब्रैकेट के जो शुरुआत में जो लिखा होता है वो सेंट्रल मेटल होता है, और उसके बाद लिगेंड होता है। यहाँ पर लिगेंड है 6, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इक्वल टू 6। आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि आयरन से 6 जुड़े हुए हैं। और ये जो पोटेशियम जो इसके स्फीयर के पहले लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट में नहीं है, वो नॉर्मल पार्ट है, और ये आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में सेंट्रल मेटल और दूसरा लिगेंड, ये दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब सेंट्रल मेटल तो आप समझ गए कि वो डी ब्लॉक से होते हैं, तो भैया डी ब्लॉक तो याद कर लो फटाफट। डी ब्लॉक अगर नहीं याद करोगे तो फंसे रखे हुए हो। अच्छा, अब हम जरा लिगेंड के बारे में देखते हैं।
ligands. तो these have one or more lone pairs of electrons. एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिनको हिंदी में कहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनने में यूज़ नहीं हुए. अमोनिया, नाइट्रोजन 7 2,5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अंतिम कोश में लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 1 2 3 इधर दे दिया भाई. एक डंडी लगी है, ये जो डंडी लगी है एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है. एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन में एक नाइट्रोजन ने ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया, 5 है, 2 बचा. ये जो आपको दिख रहा है ये लोन पेयर है. तो इसलिए अमोनिया NH3 इज अ लिगेंड. और ये लुईस बेस भी है क्योंकि इसके पास देने के लिए लोन पेयर है. तो ये कहलाते हैं लिगेंड्स. देखिए लिगेंड्स की अच्छी जानकारी, अच्छा आपको डिटेल मालूम होना चाहिए. लिगेंड्स का अगर आपको अच्छा डिटेल नहीं मालूम होगा तो आप इसके अंदर फंस जाओगे. तो मैं आपको लिगेंड की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना दूंगा. वो लिस्ट आपको तैयार करनी है, लेकिन थोड़ा सा कुछ और भी आइडिया मैं देता हूँ. तो लिगेंड्स की कई किस्में होती हैं. लिगेंड्स कई टाइप के होते हैं. अब भैया कौन कौन से टाइप के होते हैं देखिए. टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स. उनके अंदर कितने एटम ऐसे हैं जिनके पास देने के लिए कम से कम एक लोन पेयर हो, एक पेयर हो. ठीक है, तो डोनर एटम उन्हीं को बोलते हैं जिनके पास देने के लिए लोन पेयर होते हैं. तो लिगेंड इस बेसिस पर मोनो डेंटेट लिगेंड्स. भैया इसमें क्या होता है, एक डोनर एटम होता है देने के लिए. हाँ, हो सकता है कि उस एटम के पास एक से ज़्यादा लोन पेयर हो. डोनर एटम एक ही है, एक ही एटम है, लेकिन वो डोनेट करेगा. और जनरली एक एटम एक बार में एक ही पेयर डोनेट करता है. इसको मैं लिख देता हूँ, मोस्टली वन एटम कैन डोनेट वन लोन पेयर एट अ गिवन टाइम. किसी समय किसी वक्त एक एटम मोस्टली क्या करता है, एक लोन पेयर डोनेट करता है. उसके पास एक से ज़्यादा लोन पेयर हो सकते हैं. मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपका अमोनिया ही है, ये आपका, इसमें डोनर एटम क्या है यहाँ पे. अरे बीएससी में बहुत सरल सवाल भी आ जाते हैं. अमोनिया पूछ दिया, बताया, इसमें बताइए डोनर एटम क्या है. तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम इज डोनर एटम. ठीक है. अब जैसे वाटर है, वाटर में उनके पास 2 होते हैं, तो 2 हैं पेयर, लेकिन वो मोस्टली एक बार में एक ही पेयर को डोनेट करता है. इतना आसान नहीं होता है. एक बार एक एटम ने एक पेयर डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन जब निकलता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. पॉजिटिव चार्ज अगले पेयर को होल्ड करने लगता है.
इसीलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन देना आसान नहीं होता है। कुछ खास कंडीशंस में कुछ खास परिस्थितियों में ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इज डोनर एटम। अगर मान लो आपको वाटर के लिए बनाना है, देखिए ये इसका स्ट्रक्चर बनाया, लोन पेयर निकालना आप सीखिए, आप लोन पेयर निकालना सीखिए। अब मुझे पता है कि काफ़ी लेवल काफ़ी ख़राब आप लोग कर चुके हो, तो 12th में जो आपकी सिचुएशन थी उसके बाद अब 3rd ईयर आते आते काफ़ी खेल ख़राब हो चुका है। इस साल का क्या हाल था, पिछले साल का क्या हाल था, तो काफ़ी आप चीज़ें भूल चुके हो। इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक बातें भी लेके बता रहा हूँ। अब जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो इसके कॉन्फ़िगरेशन का भी आपको आइडिया है। तो भैया इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6। कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 6 में से एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, 2 दे दिए, 4 बचे, मतलब 2 लोन पेयर है। इसके पास 2 लोन पेयर है, तो ये भी हमारा अब मोनोडेंटेट है। क्यों मोनोडेंटेट है? क्योंकि एक ही एटम ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, ये मोनोडेंटेट के मैं कुछ और एग्जांपल लिखे देता हूँ, क्योंकि मोनोडेंटेट का ज़्यादातर यूज़ आप लोगों में मिलने वाला है। ज़्यादातर यूज़ मोनोडेंटेट का। देखिए Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, सब मोनोडेंटेट। अब इसमें तो एक ही एटम ही है, देखो मैं निकाल दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना। ठीक है भाई, Cl 7th ग्रुप में है, उसके पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इस पे लग गया माइनस। अरे क्लोरीन 17 होता है, 287। बुद्धू स्टूडेंट ऐसे निकालते हैं, बुद्धू ऐसे निकालते हैं। स्मार्ट स्टूडेंट कैसे निकालता है कि भैया ये ग्रुप 17 में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और जो ग्रुप 17 में होता है उसकी वैलेंसी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबके लास्ट में 7 होंगे, कुछ करने की ज़रूरत क्या है, 7 है। जैसे Br है, लास्ट में 7 है, अब माइनस लगा दिया, 8 हो गए। 8 है तो शो करो 4 पेयर हैं, पेयर 4 है लोन पेयर, लेकिन एट ए टाइम वो एक ही पेयर को डोनेट करेगा। देखिएगा, अब जैसे OH माइनस है आपका, और वो बनाया, H बनाया, H की वैलेंसी तो पूरी हो गई, एक वैलेंसी उसकी थी पूरी हो गई, लेकिन O की 2 होती है, पूरी नहीं है, इसीलिए माइनस इस पे लगेगा। चार्ज उस एटम पे लगाओ जिसकी वैलेंसी कम या ज़्यादा हो। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अरे भाई ये भी भूल गए हो, 2,6। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अष्टक पूर्ण करने के लिए ऑक्सीजन परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, अतः इसकी सहसंयोजकता 2 है। ये शुद्ध हिंदी हो गई। एंड देयर आर टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in oxygen atom, so only 2 electrons are needed to complete its outermost shell. This is why oxygen has covalency 2. तो 2 कोवेलेंसी है इसकी, तो तुम्हें एक ही देखो पूरी हो रही है, तो किसकी तो यहाँ एक ही दिख रही है, इसीलिए माइनस इस पे लगाया। अब O के पास लास्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं, और ये माइनस लग गया, कितने हो गए, 7 हो गए। 7 में एक तो दे दिया, क्योंकि एक O का है इलेक्ट्रॉन, एक H का है, जब एक दे दिया कितना बचा, 6 बचा। 6 बचा, बना दो, 1 2 3 4 5 6 बन गया OH माइनस। ठीक।
तो ये हमारा सिस्टम हो गया। तो ये सब हमारे मोनोडेंटेट हैं, और भी तमाम हैं। मैंने बोला मैं लिस्ट एक आपको दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब मोनोडेंटेट के बाद एक डोनर एटम तो मोनोडेंटेट। अब बाइडेंटेट, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, these ligands have two donor atoms, दो डोनर एटम्स होते हैं, और जहाँ पर ये यूज़ होगा वहाँ पे खतरनाक हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए बहुत पॉपुलर, तो शॉर्ट में ईएन, ठीक है ना, रुद्र प्रताप सिंह भदौरिया, प्यार से मुझे लोग बउआ कहते हैं, ऐसे करके लोग नाम रखते हैं। तो वैसे ही कंपाउंड का नाम बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उसको शॉर्ट में ईएन कहते हैं। देखिए इथाइलिन डाइअमाइन, ये कहीं ना कहीं यहाँ से ए ले लिया और अमाइन से इन्होंने एन ले लिया, और शायद अमाइन में नाइट्रोजन ग्रुप NH2 ग्रुप भी होता है, उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। ईएन हो गया। अब देखिए NH2 CH2 CH2 NH2। अब एक पेयर यहाँ पर लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ पे दो डोनर एटम है, इसलिए ये बाइडेंटेट है। जैसे ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन C2O4 2- स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये बना और ये बना, इसमें ये दोनों ऑक्सीजन डोनर एटम होंगे, बहुत सारे होंगे, 3 पेयर इसके पास, 3 पेयर इसके पास। ऑल्दो इनके पास भी लोन पेयर हैं, लेकिन जो हमारे ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव अगर चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का मतलब ये हो गया कि वो स्टेबिलिटी उसकी कम है, इसलिए ये ज़्यादा बेचैन है, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आसानी से देते हैं, तो ये बाइडेंटेट है। अच्छा, उसी तरीके से बाइडेंटेट हो गया, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट एंड सो ऑन। ठीक है, तो आगे और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको आगे और भी बताऊंगा। अच्छा, ये मामला में मोस्टली जो जाता है वो हेक्साडेंटेट तक जाता है, और हेक्साडेंटेट एक लिगेंड जो है वो बहुत ख़ास है, उसको मैं आपको और बताना चाहूँगा। हेक्साडेंटेट का मतलब जिसमें 6 डोनर एटम हो, और EDTA, देखिए EDTA से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, EDTA ये आपका है हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। इट हैज़ 6 डोनर एटम्स। तो इसको अगर हमें याद करना है, याद करने का तरीका देखिए बड़ा सीधा है, कि इसका नाम पहले देखिए, नाम है इसका इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। देखिए कहाँ से निकल के आया, खिंच के आया। देखिए ये आया E, यहाँ से ये आया D, यहाँ से आया T, यहाँ से आया A।
EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ये तो इसका देखिए नाम हो गया। अब हम अगर दूसरी बात को समझें कि भाई इसको कैसे फार्मूला बनाएं, क्योंकि काफ़ी खेल फार्मूले में छुपे हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू करिए। इथाइलिन डाइअमाइन, देखिए ये हमारा है इथाइलिन डाइअमाइन। दिस इज आवर इथाइलिन डाइअमाइन। इसमें देखिए N के साथ 2 H जुड़े हुए हैं और यहाँ पर इसके साथ भी 2 H जुड़े हुए हैं, और इन्हीं चारों H को हमको हटाना है। इथाइलिन डाइअमाइन ये हो गया NH2 CH2 CH2 NH2 विच इज कॉल्ड EN, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब टेट्रा एसीटेट, तो देखिए CH3CO माइनस, ये होता है एसीटेट आयन, ये होता है एसीटेट आयन। अब आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया CH3COO माइनस, और ये CH3 को भी खोल दो। देखो ये हमने खोल दिया CH3 को। अब इसमें से एक H आप हटाना है, एक H आप हटा दीजिए। जब आप एक H हटाओगे तो यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। ये यहाँ पे ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे CH2, जहाँ CH3 था वो बन गया CH2, और अब यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री होगी। देखिए ये इसका नेगेटिव चार्ज है। ये जो आप देख रहे हो, ये आप जो देख रहे हो, ये है इसका नेगेटिव चार्ज, और ये जो आप देख रहे हो, ये है फ्री वैलेंसी। ये आयन भी है और एक ग्रुप भी है, इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि ये एक आयन ग्रुप है। ये ऐसा आयन है जिसमें एक एटम ऐसा है जिसकी वैलेंसी फुलफिल नहीं है, सो इट इज़ आयन ग्रुप। ये आयन ग्रुप है। क्या इसका फॉर्मूला आया? CH2COO माइनस, CH2CO माइनस। अब देखिए इसकी वैलेंसी 1 है, H की वैलेंसी भी 1 है, तो अगर ये H हटा, ये H हटा, इसकी जगह लग गया CH2CO माइनस, इसकी जगह भी लग गया CH2CO माइनस, और ऐसे ही ये H दोनों हट गए, यहाँ भी लग गया CH2CO माइनस, यहाँ भी लग गया CH2CO माइनस। अब आप देखिए जिनमें जिनमें माइनस लगा है वो डोनर एटम है, और जिनमें जिनमें जो लोन पेयर, नाइट्रोजन ये दोनों हैं डोनर एटम में, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, टोटल 6 डोनर एटम हैं। इसीलिए ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। अगर कभी ब्लड सैंपलिंग आपकी या आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड की हुई हो या कभी हो, तो अगर आप देखेंगे कि वहाँ पर जब वो ब्लड सैंपल लेते हैं उसके बाद उसमें एक लिक्विड मिलाते हैं, वो लिक्विड EDTA से रिलेटेड होता है और ब्लड को क्लॉटिंग से रोकता है। वाटर की हार्डनेस के लिए भी EDTA का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल है और बेसिक 3rd ईयर लेवल से इसका इम्पोर्टेंस बढ़ता चला जाता है। MSc लेवल में और बढ़ेगा। EDTA एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है इसका। देखिए लिगेंड के हमने टाइप बता दिए। मैं आपको अब कुछ कॉम्प्लेक्स लिख के दिखा देता हूँ और थोड़ा परिचय आपका और हो जाए। देखिए हमारे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे एक भैया हुआ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि these have cation as कॉम्प्लेक्स पार्ट। इनका जो कैटायन होता है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। देखिए
CuNH3 होल 4 SO4। थोड़ा नाम भी एक बार याद करिए, सेकेंड ईयर में नेमिंग भी होते हैं, यहाँ इसकी नेमिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव पेपर हो चाहे सब्जेक्टिव हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो नेम से पूछ दिए जाते हैं, तो उसके बाद आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। इसका नाम है टेट्रा एमाइन, अमोनिया को एमाइन, कॉपर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड सल्फेट, टेट्रा एमाइन कॉपर सेकेंड सल्फेट। ये हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसको मैं देखिए आयन में आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। आयन में तोड़ेंगे, ये ब्रैकेट पानी में डालने के बाद ये गठरी नहीं खुलती है, ये गठरी नहीं खुलेगी, गठरी बंद रहेगी। देखिए CuNH3 होल 4 2 प्लस SO4 2 माइनस, ये देखिए कैटायन है इसका, और यही तो कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायन हो तो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, अरे मतलब जब ब्रैकेट पहले लिखा हो, शुरुआती ब्रैकेट से हो और उसके बाद नॉन ब्रैकेट वाला पार्ट हो, तो वो हमारे कहलाते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, है ना। यहाँ पे कोई पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर, बोलना 4। यहाँ सेंट्रल एटम कौन है, कॉपर है। लिगेंड कौन है, अमोनिया है। ये वाला पार्ट नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स पार्ट है, और इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही, AgNH3 होल ट्वाइस Cl2 Cl, ठीक है। अगर नाम लिखें डाई, क्योंकि 2 हैं, एमाइन, इतना नेमिंग से आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। और चूंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो जैसे हमारे यहाँ चैप्टर कंप्लीट होगा, उस चैप्टर से बेस्ड क्वेश्चंस 2 सोर्सेज हमें पहले लेके चलने होंगे। एक तो हमारा अनसॉल्व पेपर, उसमें हमको रियल क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पूछे गए यूनिवर्सिटी एग्जाम में। दूसरा हमारा सोर्स है इजी नोट्स। इजी नोट्स में गलतियां बहुत होती हैं, वो गलतियां सुधारने के लिए मैं बैठा हूँ। ठीक है, तो डाई अमाइन और Ag से हो गया सिल्वर, सिल्वर, फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1, और फिर आगे लिख देंगे हम क्लोराइड। कोई पूछे भैया कोऑर्डिनेशन नंबर, बोल दो 2। इसमें सेंट्रल एटम क्या है, Ag, लिगेंड क्या है, अमोनिया, है ना। सेंट्रल एटम इसमें साफ साफ Ag है, और जो हमारा दूसरा है वो अमोनिया है, लिगेंड। लिगेंड कितने हैं, 2 हैं। ये हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स लगभग 1 घंटे का ये वीडियो रहेगा, और रियल जब ये क्लास होती है तो ये 2 क्लास के बराबर जाएगा, कम से कम 1.5 क्लास के बराबर तो मान ही लीजिए। 1-1.5 घंटे में जो काम होता है नॉर्मल क्लास में, वो इस वीडियो में करीब करीब 1 घंटे में हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे दूसरे नंबर पे एनायनिक कॉम्प्लेक्स, जिसका एनायन यानी जिसमें शुरू में नॉन ब्रैकेट पार्ट हो, बाद में ब्रैकेट लगा हो, शुरू में नॉर्मल लिखा हो, जैसे K4 FeCN6, नाम पोटेशियम, भाई K का नाम पोटेशियम। अब कॉम्प्लेक्स का नाम, कॉम्प्लेक्स के नाम में पहले लिखते हैं लिगेंड का, तो लिगेंड हमने लिखा हेक्सा साइनो, CN के लिए साइनो, जैसे हम NH3 के लिए अमाइन लिखा था।
और फिर चूंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव है तो इसमें मेटल के नाम के आगे ATE जोड़ते हैं, तो इसलिए इसका नाम फेरेट। और फिर उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2। एक बार मैं ऑक्सीडेशन नंबर भी याद दिलाता हूँ अगर भूल गए हो। इसमें आपको Fe की निकालनी है, तो पहले इसको तोड़ेंगे। 4K प्लस Fe प्लस 6En इक्वल टू 0। K की +1 होती है, Fe की x मान ली, Cn की -1 होती है। Cn पूरा वैलेंसी -1 होती है। अरे भैया KCn नहीं जानते हो, तो K की +1 है तो Cn की -1 ही तो होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू +2 आएगी। तो मेटल के नाम के तुरंत बाद ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं। रोमन है ना, राजे महाराजाओं के नंबर ऐसे लिखते हैं, 1st 2nd 3rd ऐसे लिखते हैं। ये 1 2 3 ये अरेबिक नंबर्स होते हैं, ये रोमन नंबर्स होते हैं, तो हमको रोमन में लिखना रहता है ना। तो ये हमारा हो गया। देखिए इसमें आप देख सकते हो ये जो बाद वाला पार्ट है वो तो नेगेटिव होता है ना। अब आप KCn लिख रहे हो तो जो शुरू का पार्ट है वो पॉजिटिव, बाद वाला नेगेटिव, पहले प्लस फिर माइनस, नियम है लिखने का तरीका। तो ये हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। एक ऐसे ही मिलता जुलता है, ऐसे ही मिलता जुलता है K3 FeCN6। इसमें भी आप देख सकते हो वहाँ K4 है, वहाँ K3 है, सारा नाम सेम होगा, बस ऑक्सीडेशन नंबर उसकी 3rd हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा नेमिंग भी मैंने आपको बताया। बाकी आप 12th की बुक हो तो खोल लीजिए, और जो आपने 12th में ज़रूर पढ़ा होगा। 12th में तक पढ़ाई सबकी ठीक ठाक रही थी, उसके बाद BSc में कुछ गड़बड़ होती है, बाकी कोरोना ने और ख़राब कर दी। तो थोड़ा सा आज समय निकाल के इसको थोड़ा नेमिंग वेमिंग थोड़ा देखोगे ना, हल्का फुल्का सॉल्व एग्जाम्पल, एक मान के चलो 20-25 एग्जाम्पल कर लेना, ऑब्जेक्टिव के लिए उतना काफ़ी है। अच्छा, फिर अब देखिए अगली चीज़। तो अगला जो यहाँ पर हमारा 3rd आता है वो आता है नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स। मतलब ये आयंस में ब्रेक ही नहीं होगा, खाली इसमें एक ब्रैकेट होगा बस, FeCO5, सिर्फ ब्रैकेट, पानी में डालोगे आयन में ब्रेक नहीं होगा। तो ये हमारे नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, एक मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जिसमें दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो काफ़ी टफ होते हैं एग्जाम्पल, और उन पर क्वेश्चन ना ही आए तो अच्छा है। फिलहाल आएगा तो मैं बताऊंगा। मतलब इसमें दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे CuNH3(6), CrH2(6). देखिए इसमें ये वाला पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, ये वाला पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, या इसको CrCN6 कर लें। तो इस तरह का ये मिक्स कॉम्प्लेक्स है। इसमें कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है ना। तो बेसिक्स के लिए इतनी बातों की ज़रूरत थी। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो भी रिलेटेड पोर्शन आपको मिलते हैं उनको आप करिए, उनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपको पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक याद करना है, दूसरा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे काम करना है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब 3rd ईयर में बैठ के आप वाव प्रिंसिपल बताएं, आप मान के चलो कि 10 क्वेश्चन कम से कम पेपर में 100 में ऐसे आएंगे जिनमें कॉन्फ़िगरेशन का रोल होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वहाँ गलतियाँ आप कर सकते हो। आप वाव कॉन्फ़िगरेशन, उसमें डी ब्लॉक के एक्सेप्शनल केसेस, वो सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत करो, और बेल जो है आइकन प्रेस करो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द इसके अगले पार्ट में। अगले पार्ट में बताऊंगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।